मेरे बच्चों, तेज हवा से घोंसला टूट चुका है, तिनके बिखर चुके हैं, लेकिन आप हौसला रखें, हिम्मत से काम लें। आपकी मम्मा आपके साथ है, आपकी मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी। मम्मा, मेरी पंख पर चोट आई है और मेरी टांग में भी दर्द है। ये तेज हवा बहुत ठंडी है। मेरे बच्चों, मुश्किल वक्त आता है और गुजर जाता है। हमें किसी घने पेड़ पर जाकर बैठना होगा। वहाँ एक पेड़ है घने जंगल में, मेरे पीछे पीछे उड़ते आना। गोलू बेटा, आप ध्यान से, आपको तो अभी अच्छी तरह उड़ना भी नहीं आता। माँ चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घने जंगल में बड़े पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ पहले से ही एक कौवा और कौवी अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए थे। उनका घोंसला बहुत मजबूत था और बड़ा भी था। अनु चिड़िया, तू यहाँ क्यों आई है? चली जा यहाँ से। तू मेरे बच्चों का दाना देखने आई है। क्या तुम मेरे बच्चों से दाना छीनोगी? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। बहन, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा घोंसला टूट गया है और मेरे पेड़ की डाल भी टूट गई है। मेरे बच्चे बेघर हैं। हम थोड़ी देर इस पेड़ पर बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। ये मजबूत और बड़ा पेड़ हमने मेहनत के बाद ढूंढा है और मैं किसी दूसरे पंछी को यहाँ इस पेड़ पर बैठने की इजाजत नहीं देता। आज तुम यहाँ बैठी हो, कल यहाँ तुम अपना घोंसला भी बना लोगी। मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? क्या इस जंगल में पेड़ों पर हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम किसी के पेड़ पर बैठ भी नहीं सकते? गोलू डरी हुई नजरों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। मैं तो इस तेज हवा में उड़ भी नहीं सकता। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेट लेती है। मुझे अपने बच्चों को दाना खिलाना है। जा, चली जा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बच्चों के दाने पर अपनी नजर रखे। खुद तो उजड़ गई हो और मेरे बच्चों को भी नजर लगाओगी। चिड़िया चुप रहती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। लाली चिड़िया एक छोटी झाड़ी के नीचे जाकर बैठ जाती है। तेज हवा के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी और ठंडा मौसम। ऐसे ठंडी मौसम में बिना घोंसले के रहना बहुत मुश्किल था। मेरे बच्चों, एक पेड़ और भी है जो काफी बड़ा है। उस पेड़ पर हरिया तोते का घर है। चलो हम वहाँ जाते हैं। हरिया तोता एक अच्छा पंछी है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। लाली चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ की तरफ उड़ती है। तोता डरा हुआ अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तोते भैया, हमें थोड़ी देर अपने पेड़ पर बैठ लेने दो। जब हवा रुकेगी और बारिश थमेगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लाली चिड़िया, मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम बैठ सकती हो। बच्चों, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ मेरे घोंसले में। ये बहुत गर्म है और यहाँ बारिश का पानी भी नहीं आ रहा। आप छोटे हो, आप बीमार हो जाओगे। बच्चे एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखते हैं। उनकी माँ अपने बच्चों को जाने के लिए कहती है और दोनों बच्चे हरिया तोते के घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। तोते भैया, आप मेरे पड़ोसी नहीं हो, लेकिन आपने फिर भी मेरी मदद की और मुझे अफसोस है उन कौवों पर जो कई सालों से मेरे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन आज मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरी मदद नहीं की और मुझे मुश्किल में छोड़ दिया। चिड़िया बहन, वक्त गुजर जाता है, हालात बदल जाते हैं। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। सब कुछ ठीक होगा, बारिश भी रुकेगी और तेज हवा भी। मौसम ठीक होगा, बाहर आएंगी, फूल फल फिर से आएंगे, जंगल में फिर से रौनक आएगी। रात हो जाती है और वो रात वो सब वहाँ ही गुजारते हैं। सारी रात बारिश झमझम बरसती है। लाली चिड़िया और हरिया तोता पेड़ की डाल पर सहमे हुए बैठे थे। तोते भैया, मुश्किल वक्त गुजर गया, लेकिन हमें आने वाले समय के लिए हमारे लिए कोई सुरक्षित घर बनाना होगा। एक ऐसा घर जहां हम बारिश और तेज हवा में सुरक्षित रह सकें। चिड़िया और तोता मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। चिड़िया नारियल के पेड़ से छाल उतारती है और तोता अपनी तेज चोंच से
छोटी छोटी टहनियाँ काटता है। चिड़िया के बच्चे अपनी छोटी छोटी चोंच में सूखे पत्ते इकट्ठा कर रहे थे। वो सब मिलकर काम कर रहे थे। एक दिन की मेहनत के बाद ही लाली चिड़िया और तोता एक बहुत सुंदर सा मजबूत घर बना लेते हैं। एक ऐसा घर जो बहुत सुरक्षित था। एक दिन जंगल में एक बड़ा चील आता है और वो कौवों का घर गिरा जाता है। और जब वो लौटकर वापस आते हैं तो अपना घोंसला जमीन पर गिरा हुआ देखकर परेशान हो जाते हैं। कालू जी कुछ करो, मेरे बच्चों को बिना घोंसले के रहने की आदत नहीं है। अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं क्या करूंगी? आज की रात किसी भी तरह गुजारनी होगी। कल मैं किसी छोटे और कमजोर पंछी का घोंसला छीन कर ले आऊंगा। मैं वादा करता हूँ। लेकिन शाम से पहले ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने बच्चों को लेकर इधर उधर उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते उसी घर के पास पहुंच जाते हैं जहां तोता और चिड़िया उसके बच्चे बैठे हुए थे। दोनों बच्चे खिड़की में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। चिड़िया, क्या ये तुम्हारा घर है? दरवाजा खोलो, मुझे अपने घर में आने दो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। इन्होंने हमेशा सुख देखा है, ये मुसीबत में नहीं रह सकते। लाली चिड़िया घर का दरवाजा खोल देती है। आप अंदर आ जाएं, कौवे भैया आप भी। कौवा और कौवी अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। वो शर्मिंदा थे, वो अपनी नजरें झुकाकर बैठे हुए थे। अंकल कौवे, मम्मा ने कहा था कि मुश्किल वक्त गुजर जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हमारा मुश्किल वक्त गुजर गया। सच कहा बेटी, वक्त गुजर जाते हैं और जो खुशी अच्छाई और नेकी के कामों में है वो बुराई के कामों में नहीं है। मैं वादा करता हूँ, अब मैं हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलूंगा और कभी किसी कमजोर के साथ जुल्म नहीं करूंगा। मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। तो इस तरह चिड़िया ने कौवों की मुश्किल वक्त में मदद की और उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। यही नेकी है और यही भलाई है। मेरे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। रामपुर जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो साधारण कौवा नहीं था, बल्कि बड़ा आशिकी मिजाज था। लेकिन असली मजा तो उसको रात को आता, क्योंकि रात को उसका शौक शुरू होता था। गौरी तो सो गई है, अब मजा आएगा। देखते हैं आज किससे बातें होती हैं। मेरा तो जलवा ही अलग है। वो अपना मोबाइल फोन निकालकर बटन दबाता है और फोन लगाता है कि तभी घंटी बजती है। हेलो, कौन? ओ मेरी प्यारी चिड़िया रानी, तेरी आवाज तो चांदनी जैसी है। आज चांद की कसम, नींद ही उड़ गई। अभी कौन है यह बकवास करने वाला? रात के वक्त चैन नहीं मिलता है क्या? अरे नाराज क्यों होती हो? बस जरा दिल की बात कह रहा था। तेरे बिना ये जंगल सूना सूना लगता है। चुप कर बदतमीज, वरना तेरी चोंच तोड़ दूंगी। पीहू चिड़िया फोन काट देती है और कालू कौवा फिर मुस्कुराकर बोलता है, कोई बात नहीं, प्यार की दुनिया में ना का मतलब भी हाँ होता है। चलो अब अगला नंबर मिलाते हैं। हेलो, कौन? रात बेरात आवाज तो नहीं लग रही है। अरे वाह, ये कैसी प्यारी आवाज है। लगता है चांद भी तुम्हें देखकर शर्मा जाए। ओहो, बड़े शायर निकले तुम तो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम सुनते ही दिल धड़क उठेगा। मैं हूँ कालू कौवा, जंगल का सबसे बड़ा आशिक। अरे वाह, तो तुम वही हो जो रात रात भर रॉन्ग नंबर मिलाते रहते हो। सारा जंगल तुम्हारे किस्से सुनाता है। अरे वाह, मतलब मेरी शोहरत तुम तक भी पहुँच गई। क्या करूँ, मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। तुम तो बड़े नटखट लगते हो, लेकिन सिर्फ फोन पर शायरी करने से कोई आशिक नहीं बनता। अगर सच में इतने आशिक हो तो कल रात नदी किनारे झरने के पास आकर मिलो। रानी कौवी की यह बात सुनकर कालू की आंखें चमक उठती हैं। झरने के पास, वो चांदनी रात, पानी की कलकल आवाज और तुम रानी, बस यही तो जिंदगी का सपना है। मैं जरूर आऊंगा, चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए। देख लो, बाद में बहाना मत बनाना। जंगल के सारे आशिक बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सामने आते ही डर जाते हैं।
डर और कालू कभी नहीं। तुम बस झरने पर मेरा इंतजार करना। ठीक है, तो कल रात पक्का। अगर नहीं आए तो समझ लूंगी कि कालू कौवा सिर्फ फोन पर ही हीरो है, असल में जीरो है। कालू ने जोश में फोन काटा और अपने आप से बोला, हो अब तो बात बन गई। फिर अगली रात कालू कौवा पूरी तैयारी कर चुका था। चोंच में ताजे फूल दबाए थे, आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया था और सिर पर कैप लगा ली थी। बस निकलने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, अरे कालू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सब सो चुके होंगे अब तक तो। अरे मेरी प्यारी गौरी, तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेने जा रहा हूँ। सुना है रात में नदी किनारे पेड़ों पर ताजे फल लगते हैं, सुबह मैं तुम्हें दूंगा। रात के अंधेरे में फल? अजीब आदत है तुम्हारी, लेकिन ठीक है, जल्दी लौट आना। गौरी कौवी फिर से सो गई और कालू कौवा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए निकल पड़ा। झरने के पास चांदनी फैली हुई थी, पानी की कलकल आवाज आ रही थी। कालू ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक फोन बजा। ये तो रानी कौवी का कॉल है, जरूर रास्ते में होगी। अरे आशिक मियाँ, माफ करना, आज आने का मूड नहीं है, लेकिन अगर तुम सच्ची मोहब्बत करने वाले हो तो मेरे लिए जरा मोबाइल रिचार्ज करवा दो। कालू कौवा पहले तो हैरान हो गया। अरे मेरी रानी, तेरे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊं, रिचार्ज तो बहुत छोटी चीज है, बस तू मुस्कुराती रहे। रानी कौवी हंसी। उस रात रिचार्ज तो हो गया। कालू कौवा खुश था कि ये तो प्यार की पहली कुर्बानी है। वापस आते वक्त रास्ते में कालू कौवा सीधे तोते के घर पहुंचता है और तोता नींद में था। अरे कालू, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहा है? अरे भाई, बस गौरी के लिए बहाना चाहिए था। कह दूंगा कि तुम्हारी माँ आई थी, मुझे बुला रही थी, ताकि गौरी को शक ना हो, और ये फल मैं ले जा रहा हूँ। तू भी ना कालू। ऐसे ही हर रात कालू फिर से सरदर्द कर आता। हर बार झरने के पास बैठकर इंतजार करता और हर बार रानी कौवी का फोन आ जाता। आज जरा नींद आ रही है, कल मिलेंगे पक्का, अभी जरा नेट डलवा दो। ओ मेरी रानी कौवी, तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूंगा। फिर वापस आते वक्त वो लाली के घर आया। लाली बहन, जरा सा दाना तो दे दो, गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, सोचा तुम्हारे पास से थोड़ा दाना ले जाऊं, उसे अच्छा लगेगा। अरे हाँ, क्यों नहीं कालू भाई, जब भी जरूरत हो ले जाओ, गौरी मेरी भी बहन जैसी है। लाली चिड़िया को क्या पता था, ये तो कालू कौवा का नया बहाना था, ताकि रात में रानी कौवी से मिलने जा सके। अगली रात फिर से वही हुआ। कालू कौवा सर धजकर, चश्मा लगाकर, फूल चोंच में दबाकर धीरे धीरे से घर से बाहर निकला। गौरी ने आधी नींद में ही फिर पूछा, फिर से आज कहाँ जा रहे हो कालू? अरे मैं वहीं थोड़े फल लेने जा रहा हूँ, तुम आराम करो। कालू कौवा उड़ गया। जैसे ही वो निकला, कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी बहन, तुम कैसी हो? सुना था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हाल पूछने चली आई। क्या मेरी तबीयत? अरे मेरी तो अभी तबीयत बिल्कुल ठीक है। यह किसने कहा तुम्हें? अरे कालू भाई ही तो बोल रहे थे, कह रहे थे गौरी बीमार है, इसीलिए दाना चाहिए। मैंने सोचा तुम्हारा हालचाल पता कर लूं। गौरी का चेहरा लाल हो गया। अब उसे समझ आ गया कि कालू हर रात और हर दिन उसे बेवकूफ बनाकर जा रहा था। तो ये है कालू का फल और दाना वाला खेल। आज चलो मेरे साथ लाली, सब सच्चाई झरने के पास पता चलेगी। गौरी और लाली धीरे धीरे उड़ते हुए नदी किनारे झरने के पास पहुंच गईं और सामने कालू कौवा बड़े इतराकर बैठा हुआ था और फूल सामने रखे हुए थे। अचानक उसका फोन बजा। गौरी और लाली चिड़िया झाड़ियों में छुपकर सुनने लगी। ओ आशिक मियाँ, आज आने का मूड नहीं है, लेकिन सुनो, अगर सच्चा प्यार है तो मेरे लिए एक बड़ा सा रिचार्ज करा दो। रानी, तेरे लिए तो मैं तारे तोड़ लाऊं, रिचार्ज तो छोटी सी चीज है। गौरी और लाली दोनों ने सब कुछ सुन लिया था। गौरी कौवी का गुस्सा फूट पड़ा। वाह कालू, तो यही है तेरे फल, तेरे बहाने।
और तेरी मोहब्बत, दिन में दाने का झूठ और रात में रिचार्ज का सच। हाय रे कालू भाई, तुम तो सच में आशिक नहीं, सीधे सीधे ठगे गए बेचारे। कालू एकदम हक्का बक्का रह गया और रानी की हंसी फोन पर गूंज रही थी। ओ कालू मियाँ, तुम तो बड़े मजेदार निकले। प्यार के नाम पर रिचार्ज और हर रात धोखा। अब पूरे जंगल में तुम्हारा नाम होगा रिचार्ज वाला आशिक। अरे गौरी, ये क्या कह रही हो? मुझे माफ कर दो, मैं कभी फिर झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है कालू, लेकिन अब से सच्चाई और ईमानदारी से ही रहना। दूर एक जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी था। वो हर समय सोया रहता और कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी रानी कौवी अपने पति की इन हरकतों से बहुत परेशान थी। उठो कालू, जल्दी उठ जाओ, मेरे लिए दाना लेकर आओ। पता नहीं किस निकम्मे कौवे से मेरे भाई ने मेरी शादी करवा दी है। शादी से पहले मेरा भाई मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था, सब कुछ ला कर देता था। लेकिन अब तो तुमने मुझे हर चीज के लिए तरसा दिया है। अच्छा, मेरा घर भी शादी से पहले राशन से भरा होता था। वो तो तुम जब से इस घर में आई हो सारा राशन ही खत्म हो गया है। वो तो तुम्हारी माँ थी जो हर समय अपने खेत में काम करती थी। तुम तो तब भी ऐसे के ऐसे ही थे, निकम्मे और आलसी। कैसे मेरे भाई को अपनी बातों में फंसाया और मेरी शादी यहाँ हो गई। मैं बता रही हूँ, आज अगर दाना ना लेकर आए तो मैं तो अपने भाई के घर चली जाऊंगी। अरे जाना है तो जाओ, हर वक्त मुझे अपने भाई की धमकी देती रहती हो। इस घर में तुम मुझे आराम से सोने भी नहीं देती हो। कालू कौवा घर से निकल जाता है और उसी जंगल में एक नया कौवों का परिवार आता है। पप्पू कौवा और उसकी बहन सोनी कौवी। वो दोनों अपना सामान रखते हैं। पप्पू कौवा प्रिंट करने वाले पंछी के पास जाता है और उससे पोस्टर बनवाता है। पप्पू कौवा वो पोस्टर पेड़ पेड़ पर लगा देता है और अपनी बहन के पास वापस आ जाता है। पप्पू भाई, क्या काम हो गया? हाँ मेरी बहन, काम तो हो गया। आप बस इंतजार करो, कोई ना कोई जरूर आएगा। जंगल के पंछी पप्पू कौवे के लगाए हुए पोस्टर को पढ़ते हैं। लाली, ये क्या लिखा है पोस्टर पर? लिखा है कि जो पप्पू कौवे की बहन सोनी कौवे से शादी करेगा उसे उसका भाई बहुत सारा दहेज और जमीन देगा। पप्पू को जल्द ही मर जाना है, इसीलिए वो चाहता है कि उसके जीवन में उसकी बहन की शादी हो जाए और पप्पू कौवे का सारा कुछ उसकी बहन के पास जाएगा। हमारे जंगल में तो एक ही कौवे का जोड़ा है, कालू और रानी, और तो कोई कौवा नहीं है। फिर कौन शादी करेगा? हाँ ठीक कहा, तोते ठीक कहा। उस कौवे ने पोस्टर लगाकर अपना समय ही जाया किया है। कालू कौवा भी पोस्टर पढ़ लेता है। कालू कौवा तो वो पोस्टर पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। अब नहीं रहेगी हमारे घर में गरीबी। मैं करूंगा शादी उस सोनी कौवे से और बन जाऊंगा सारी जमीनों का हकदार। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। मुझे लगा था कि शायद तुम दाना लेने गए होंगे, लेकिन फिर खाली हाथ आ गए। अरे दाने को छोड़ो रानी, हमारे हाथ खजाना लग गया है, खजाना। है? वो कैसे? अरे गौरी, हमारे जंगल में एक कौवा और उसकी बहन आई है। उसके पास बहुत सा पैसा है। पागल कालू, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? वो कौन सा अपना पैसा हमें देने जा रहे हैं? अरे रानी, पूरी बात तो सुनो। उसने पोस्टर लगाया है कि जो उसकी बहन से शादी करेगा वो सारा पैसा उसे दे देगा। कालू के बच्चे, अगर इस घर में तुम किसी और को लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे गौरी, जरा सोचो, हमारा पूरा घर सामान से भर जाएगा। हमारे पास इतना पैसा होगा, इतनी जमीनें होंगी, तुम जो चाहोगी वो ही नई साड़ी लाकर तुम्हें दूंगा। और तो और मैं तुम्हें ढेर सारे गहने भी बनवा कर दूंगा। लेकिन कालू जी, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि इस घर में मेरे अलावा कोई और भी रहे? रानी, उस कौवी से शादी तो मैं बस अपनी चीजें नाम करवाने के लिए करूंगा। एक बार सब कुछ मेरे नाम हो जाए फिर मैं उसे छोड़ दूंगा और हम दोनों मौज मनाएंगे, सारा जीवन बैठकर खाएंगे। सच कालू पति जी, फिर तो ठीक है,
मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ उस कौवे का पंख मांगने। फिर दोनों पति पत्नी पप्पू कौवे के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पप्पू कौवा दरवाजा खोलता है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। भाई जी, मैंने आपका पोस्टर पढ़ा है। मुझे आपकी जमीनों का कोई लालच नहीं है। मुझे तो बस आपकी बहन का पंख दे दो। नहीं नहीं, सारा कुछ मैंने अपने पास रखकर क्या करना है। मेरा तो जीवन वैसे ही थोड़ा सा रह गया है। मैं तो बस अपने जीते जी अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। भाई जी, मेरे पति तो इतने अच्छे हैं कि मैं जो भी सोचूं वो चोंच से बोलने से पहले ही मुझे लाकर देते हैं। घर में इतना सामान है कि मुझ अकेले से तो कुछ संभाला भी नहीं जाता। कभी सोने का हार लाकर देते हैं तो कभी हीरो का। आपकी बहन भी मेरी तरह बहुत खुश रहेगी। पप्पू भाई, वो जो जमीनें हैं जो आपको देनी है वो शादी से पहले मिलेंगी या बाद में? एक बार शादी तो हो जाए, उसकी भी तो इतनी तैयारी करनी है। जमीनों का काम हम बाद में करेंगे। बहुत कुछ है मेरे पास, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। कालू कौवा और रानी कौवी तो ये बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सब मिलकर शादी की तारीख और दिन के बारे में बात करते हैं। लाली बहन, तुमने सुना है क्या? वो कालू कौवा उस सोनी कौवे से शादी कर रहा है। हाँ मिट्टू भैया, और हैरानी की बात तो ये है कि रानी खुद कालू कौवे के साथ सोने का पंख मांगने गई है। दोनों के दोनों लालची हैं। शादी तो बहाना है, दोनों को बस जमीनें अपने नाम करवानी है। शादी का दिन आ जाता है। सोनी ने लाल कलर का लहंगा पहना हुआ था। कालू, रानी, सोनी और पप्पू सब जमा थे और सोनी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। पप्पू अपनी बहन से गले मिलता है और कालू और रानी सोनी को अपने घर ले जाती है और रात गुजर जाती है। अगले दिन कालू कौवा सोनी कौवे से पूछता है, पत्नी जी, आपका भाई कब तक अपनी जमीनें मेरे नाम करेगा और उसका दहेज कब तक आएगा? सोनी जोर जोर से हंसने लग जाती है। कौन सी जमीनें और कौन सा दहेज, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। सोनी, मजाक क्यों कर रही हो? और जल्दी बताओ, दहेज कब तक आएगा? इंतजार ही करते रहो, कुछ भी नहीं आएगा। हमने तो बस छोटा सा फ्रॉड किया है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? कालूपति जी, हम तो बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिस जंगल में हम रहते थे वहाँ तो सबको हमारे बारे में पता था, इसीलिए मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए। वो तो पोस्टर हमने इसीलिए लगाया था कि कोई लालच में आकर मुझसे शादी जरूर करेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। निकाल दूंगा, मैं तुझे अभी के अभी अपने घर से निकाल दूंगा। अगर मुझे पंख भी लगाया तो मैं जंगल के चील राजा के पास चली जाऊंगी और उन्हें सब बताऊंगी कि तुम दोनों मुझे बहुत मारते हो और तुम दोनों मुझ पर बहुत जुर्म करते हो। फिर तो पति जी और रानी जी, तुम दोनों को पता ही है कि चील राजा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। छोड़ेंगे नहीं वो तुम दोनों को। कालू जी, ये क्या हुआ? ये नई मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। हाँ रानी जी, हम तो दूसरों के साथ फ्रॉड करते थे, आज हमारे साथ ही हो गया। इस तरह दोनों पति पत्नी कालू और रानी कौवी को उनके लालच की सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बरसात का कहर था। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाओं ने पेड़ों को हिलाकर रख दिया था। लाली चिड़िया का छोटा सा घोंसला अब जोरों से हिलने लगा था। उसका पति रामू चिड़ा तेज बुखार में कांप रहा था और उड़ने की शक्ति खो चुका था। उनकी नन्ही बेटी पिंकी भूख से बेहाल थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, घोंसले की छत से पानी गिर रहा है। पापा, पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पिंकी बेटी, बहादुर बनो। मैं अभी छत पर थोड़ी सूखी घास लगाती हूँ। तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लाली, तुम पिंकी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये घर कभी भी गिर सकता है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा मत बोलिए। आपके बिना हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अचानक से बिजली कड़की
बारिश और तेज हवा चलने लगी। लाली चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रामू के लिए एक बड़ी सी टोकरी बनाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान में धीरे धीरे उड़ने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे रास्ते में बबली और उसका पति कबूतर मिलता है। अरे लाली बहन, तुम इस तूफान में बीमार रामू भाई और बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हो? जल्दी आओ, हमारे साथ चलो। लाली बहन फिक्र मत करो, मैं रामू भाई को सहारा देता हूँ। बबली तुम पिंकी को संभालो। पास की पहाड़ी पर इंसानों का छोड़ा हुआ एक टेंट है, वो बहुत मजबूत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कबूतर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रामू को उठाकर सीधा उस टेंट में लेकर आने लगा। बबली बहुत ही दयालु थी। वो लगातार पिंकी को हौसला दे रही थी और वो सब मिलकर उस टेंट में पहुंच जाते हैं। टेंट के अंदर सूखा था और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जल्दी से कुछ सूखी रुई और पत्ते ढूंढिए, रामू भाई का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो बबली, मैं अभी पास की गुफा से सूखा अनाज और दबा के पत्ते लेकर आता हूँ। बबली और कबूतर ने दिन रात एक कर दिया था। बबली रामू का इलाज कर रही थी, जबकि उसका पति कबूतर बारिश में भीग कर भी सबके लिए दाना पानी जुटा रहा था। लेकिन तभी वहाँ गौरी कौवी और उसका पति कालू कौवा आ पहुँचते हैं। बबली, तुमने इस टेंट को धर्मशाला समझ रखा है क्या? इन बीमारों को बाहर निकालो, वरना हम सबको बीमारी लग जाएगी। हाँ बबली, गौरी को भी सही कह रही है। लेकिन अगर लाली कल हमारे लिए दूर वाले जंगल से फल ला कर देगी तो शायद हम इन्हें एक कोने में रहने दें। शर्म करो तुम दोनों, मुसीबत में हम सब एक हैं। मेरा पति कबूतर इतना नेक है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर खाना ला रहा है और तुम लोग यहाँ झगड़ा कर रहे हो। रात को अचानक से बाढ़ आ जाती है। पानी का स्तर टेंट के दरवाजे तक पहुँच गया। लहरें इतनी तेज थीं, अचानक रामू चिड़ा उस तेज धारा में बह गया। अंधेरे और तूफान में रामू चिड़ा कहीं ओझल हो गया। पापा बचाओ, बचाओ, कोई मेरे पापा को बचाओ। रामू जी, कोई बचाओ, मेरे पति को कोई बचाओ। लाली और पिंकी का रो रो कर बुरा हाल था। 4 दिन बीत गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टेंट के अंदर उदासी छाई हुई थी। मम्मा, क्या पापा अब कभी नहीं लौटेंगे? बेटा, उम्मीद मत हारना, ईश्वर दयालु है। फिर उसके अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। उसी जंगल में रहने वाला तोता टेंट के पास आ जाता है और लाली चिड़िया से कहता है, सुनो सब, चमत्कार हो गया, चमत्कार। नीचे की घाटी में एक पंछी झाड़ियों में फंसा हुआ था, वो बच गया है और यहाँ की तरफ आ रहा है। क्या क्या वो रामू है? बोलो तोता भैया, क्या वो रामू है? आओ लाली बहन, सब लोग बाहर आओ, बाहर आकर देखो। सब टेंट के बाहर देखने लगे। सामने से रामू चिड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा था। उसके पीछे पीछे बबली का पति कबूतर उसे सहारा देकर ला रहा था। लाली, पिंकी, मैं आ गया बेटा। पापा, पापा, आप कहाँ गए थे? मुझे पता था आप जरूर आओगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर पिंकी के पापा, आप बचे कैसे? उस लहर ने मुझे फेंक दिया था, लेकिन बबली और कबूतर भाई की दी हुई ताकत ने मुझे हारने नहीं दिया। मैं एक पेड़ की डाली को पकड़कर टिका रहा। ये देखकर गौरी और कालू की आंखें भर आती हैं। उन्हें अपनी स्वार्थी बातों पर पछतावा होता है। लाली, बबली, हमें माफ कर दो। हमने इंसानियत छोड़ दी थी, पर आप सबने हमारा दिल जीत लिया। अब हम सब मिलकर इस टेंट को अपना पक्का घर बनाएंगे और अब कोई अकेला नहीं होगा। सूरज की सुनहरी किरणें टेंट पर पड़ी। बबली, कबूतर, लाली, रामू, पिंकी और गौरी कौवी, कालू और तोता सब अब एक बड़ा परिवार बन चुके थे। टेंट का वो घर अब प्यार और विश्वास का प्रतीक बन गया था। लाली ने अपने पति के बह जाने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, सुबह सुखी अंत जरूर होता है। बस हमें खुद पर
और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। लाली चिड़िया जंगल में सबसे अलग थलग एक बरगद के पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। जंगल के दूसरे पंछी हमेशा उस गरीब चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। कालू भैया, मैं कब से यहाँ अकेली बैठी हुई हूँ, आप मेरे पास थोड़ी देर को रुक जाओ। हा हा हा, मैं कालू कौवा हूँ। मैं कालू कौवा किसी गरीब पंछी के पास नहीं बैठता। सुन ले चिड़िया, आज के बाद मुझे आवाज मत देना। ऐसे कुछ बातें सुनाकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ये पंछी बहुत घमंडी है, हमेशा अपने बड़े बड़े घरों पर और अपने अनाजदाने पर घमंड करते हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास जो कुछ है वो ही बहुत है। फिर एक रात लाली चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर सोई हुई थी कि तेज हवा चलने लगती है और तेज हवा से पेड़ की डाल टूट जाती है। लाली चिड़िया नीचे गिरती है और वो पेड़ की डाल लाली चिड़िया के ऊपर गिर जाती है। मैं तो इस डाल के नीचे दब गई हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। थोड़ी दूर कबूतर का घर था। चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर अपने घर से निकलता है और लाली चिड़िया के पास आता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। चिड़िया, मैं तो कमजोर हूँ, अकेला हूँ। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। मैं किसी दूसरे पंछी को बुला कर लाता हूँ। कबूतर अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? कौन है जो इस वक्त मेरी नींद खराब करने आ गया? कौन है? कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कालू, वो है ना गरीब लाली चिड़िया, वो पेड़ की डाल के नीचे दब गई है। चुप, अरे चुप कर जाओ, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? सुबह होगी तो देख लेंगे। जाओ अपने घर जाओ, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन सुबह याद से आ जाना, वरना वो बेचारी मर जाएगी। कबूतर अपने घर चला जाता है। वो कबूतर ना जाने कहाँ चला गया। उसने कहा था कि वो लौट कर आएगा। मेरे पंख में दर्द हो रहा है, मैं दर्द से मर रही हूँ। फिर सुबह हो जाती है। सारी रात लाली चिड़िया तकलीफ में गुजारती है और सुबह सवेरे ही कबूतर कौवे के पास जाता है। यार कौवे, वो गरीब है तो क्या हुआ, है तो पंछी। चलो, हमें उसकी मदद करनी होगी। उसे वहां मरने दो। और हाँ, सुन लो, अगर कोई भी पंछी उस चिड़िया की मदद करने गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। हवा फिर से चलती है और डाल हवा के जोर से दूसरी ओर पलट जाती है और लाली चिड़िया आजाद हो जाती है। हाय, मेरा पंख कितना अकड़ गया है। वो उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती और वापस जमीन पर बैठ जाती है। लाली चिड़िया दोपहर तक वहां ही बैठी रहती है और फिर उसका पंख सीधा हो जाता है। वो उड़ती है और नीले आसमान में उड़ती हुई दूर निकल जाती है। मैं गरीब हूँ, इसीलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं भी अमीर बनूंगी, मैं सबको अमीर बनकर दिखाऊंगी, फिर सब मेरी भी इज्जत करेंगे और मुझे अपना दोस्त बनाने का सोचेंगे। लाली चिड़िया फैसला करती है। लाली चिड़िया को इंसान के खेतों से चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। लाली चिड़िया चने के वो दाने लाकर जंगल में एक जगह बो देती है। उन दानों से कुछ दिनों बाद पौधे निकलते हैं जो कि बड़े होते गए और उन पर चने लग जाते हैं। इस बार लाली चिड़िया सारे चने दोबारा बो देती है और अब उसका खेत बड़ा हो गया था। दूर दूर तक हरे भरे चनों के पौधे लहरा रहे थे। चिड़िया मेहनत करती गई और लाली चिड़िया के चनों की फसल पककर तैयार हो जाती है। लाली चिड़िया चने की फसल काटकर चने बोरियों में भरकर मंडी में ले जाती है और खूब मुनाफा कमाती है। लाली चिड़िया इस बार गेहूं की फसल उगाने का सोचती है और बाकी के पैसों से अपना एक सुंदर सा घर बना लेती है। मेरी गेहूं की फसल भी अच्छी हुई है। अगर मेरी यह फसल पककर तैयार हो जाए तो मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा। लाली चिड़िया बाजार जाती है और बाजार से खाद लाकर अपने खेत में मिलाती है। आहिस्ता आहिस्ता लाली चिड़िया की गेहूं की फसल भी पक जाती है। उधर कौवे के जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। कबूतर, मैं कल से भूखा हूँ, क्या तुमने कुछ खाया? कहाँ, मैंने कहाँ खाना खाया।
खालू कौवे, जब से तुमने चिड़िया को इस जंगल से निकाला है, हम सब पर मुसीबत ही मुसीबत है। चुप, अरे चुप हो जाओ, पहले ही मैं भूखा मर रहा हूँ। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि तोता रास्ते में बैठा मीठा फल खा रहा था। कौवा तोते के पास जाता है। ओए तोते, मुझे दो ये फल। क्यों दूं ये फल? मैंने ये फल ढूंढा है, ये फल मेरा है। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कबूतर दोनों के बीच आता है और उन्हें लड़ने से मना करता है। ऐसे आपस में लड़ने से सबका नुकसान होगा। हम ऐसा करते हैं, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। हो सकता है हमें वहां से दाना पानी मिल जाए। कबूतर का उपाय सबको पसंद आता है और सब अपने अपने घर में जाकर अपना अपना सामान बांधते हैं और कालू कौवा अपना बैग उठाकर बरगद के पेड़ पर आ जाता है। तोता और कबूतर भी वहां पहुंच गए थे। वो सब अपना अपना सामान उठाए दूसरे जंगल की तरफ उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते थक जाते हैं। वो भूख के मारे थे और ऊपर से बारिश भी शुरू हो जाती है। अब तो मरना पक्का हुआ। हम सब मरेंगे। वो देखो, वो वहाँ एक घर है, हम वहाँ जाकर अपना आसरा मांगते हैं। कभी जीवन में तो हमने मदद नहीं की, इसलिए अब कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। वो सब उड़ते हैं और उस घर के पास पहुंच जाते हैं। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। लाली चिड़िया दरवाजा खोलती है। लाली चिड़िया को देखकर तीनों दोस्त अपना अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया है? क्या ये आपका घर है चिड़िया? हाँ, ये मेरा घर है और ये गेहूं का खेत भी मेरा है। सब कुछ यहाँ मेरा है। आप बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? लाली चिड़िया, हमारी मदद करो, वरना हम इस बारिश में मर जाएंगे। हमारे घर टूट गए हैं, जंगल में सूखा है, हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। कबूतर चुप था और वो शर्मिंदा भी था। कबूतर, तोते और कालू, आप तीनों कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों को बारिश में भीगता हुआ नहीं देख सकती। आप सब अंदर आ जाएं। लाली चिड़िया तीनों को अपने घर के अंदर ले जाती है और उन सबको खाना देती है और चावल देती है और गरम गरम बिस्तर। बारिश का मौसम कौवे, कबूतर और तोते के लिए बहुत मुश्किल हो जाता अगर लाली चिड़िया उनकी मदद ना करती। ऐसे वो सब लाली चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं और हमेशा मिलजुल कर रहने का फैसला करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका धन्यवाद।